अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में, जिसमें हमने ड्रग अफेक्टिंग द जीआईटी का जो चैप्टर था, ठीक है, उसमें हमने H2 ब्लॉकर्स और एंटासिड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि ये चैप्टर हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो आज उसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। और इसको हम PPI भी कहते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर PPI आया किसी जगह पे तो इसका मतलब यही होगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। ये जो है एक न्यू क्लास है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक, ठीक है। ये एक न्यू क्लास ऑफ मेडिसिन है जो कि हम स्टमक के मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। और इसका जो स्पेशल क्लास है वो है प्राजोल्स, ठीक है। मतलब जो भी ड्रग या जो भी मेडिसिन के नाम में प्राजोल्स आया होगा वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के क्लास से ताल्लुक़ रखेगा, ठीक है। इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के आपको ड्रग्स के नाम बताए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, इज़ोमेप्राजोल, ठीक है, एंड पेंटोप्राजोल। ये कुछ आपको मेडिसिन बताए गए हैं जो कि PPI वाले क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, ये इसके आपने हर ड्रग के याद रखने हैं, इससे ही MCQs बनते हैं। एक्ट एट स्पेसिफिक सिक्रेटरी सरफेसेस रिसेप्टर टू प्रिवेंट द फाइनल स्टेप ऑफ एसिड प्रोडक्शन। जैसा कि हमने एंटा एसिड में पढ़ा था कि एसिड की प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाती है तो उसके मुकाबले में हम एंटा एसिड देते हैं ताकि उसकी प्रोडक्शन को कम कर सकें, ठीक है। तो इसी तरीके से PPI भी हम उसी सिचुएशन में देते हैं ताकि एसिड की प्रोडक्शन की जो फाइनल स्टेप है, मतलब जहाँ से एसिड रिलीज़ हो रहे हैं या सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम किसी न किसी तरीके से रोक सकें। जो फाइनल स्टेप है, ठीक है, उसको रोक सकें एंड दस डिक्रीज़ द लेवल ऑफ एसिड इन द स्टमक। और उसी तरीके से क्या करते हैं कि एसिडिटी की लेवल को कम कर देते हैं स्टमक में। तो ये भी हम एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। पंप इन द पैराइटल सेल इज़ द HK-ATPase एंजाइम सिस्टम, ठीक है। हाइड्रोजन और पोटाशियम ATPase एंजाइम सिस्टम है, ठीक है, जो कि पैराइटल सेल में मौजूद है। पैराइटल सेल वो सेल्स हैं जहाँ से एसिड रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं, HCl, ठीक है, ऑन द सिक्रीटरी सरफेस ऑफ द स्ट्रिक्ट पैराइटल सेल्स। तो ये जाके उन्हीं सेल्स पे जो है एक्ट करता है, ये जो PPI है, और एसिड की जो सिक्रीशन है उसको कम कर देता है। क्लिनिकल यूज़ हम मतलब किन किन सिचुएशन में हम किसी भी मरीज़ को ये दे सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव ड्यूडेनल अल्सर, अगर किसी बंदे को ड्यूडेनल अल्सर है, ड्यूडेनल का मैंने बताया था, ठीक है, अल्सर कहते हैं किसी भी ज़ख़म है, ठीक है। तो ड्यूडेनल अल्सर में आप दे सकते हो, गर्ड में दे सकते हो, या फिर एरोसिव एज़ोफेजाइटिस है, मतलब कोई भी एज़ोफेगस का इन्फ्लेमेशन है जो कि एज़ोफेगस को ख़राब कर रहा है एसिडिटी की वजह से, ठीक है। या फिर कोई गैस्ट्रिक अल्सर है, मतलब स्टमक में कोई अल्सर वगैरह हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आप ये ड्रग यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग टर्म अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो, ये जो मैंने पहले बताया ये शॉर्ट टर्म है, मतलब आप इसको थोड़े टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे तो लॉन्ग टर्म हम ये सिर्फ एरोसिव डिसऑर्डर्स में देते हैं। एरोसिव डिसऑर्डर्स मतलब ये कि कोई जगह है जो कि ज़्यादातर एसिड की वजह से ख़राब हो रही है, या जो है अपना फंक्शन, या उसके जो वॉल्स है वो ख़राब हो रहे हैं, अपना फंक्शन छोड़ रही है, या बॉडी का कोई भी पार्ट है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम ये लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं। बाकी जितने भी मैंने आपको बताएं, ठीक है, इससे पहले शॉर्ट टर्म है वो, ठीक है, उसमें आप शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए ये PPIs जो है ये दे सकते हैं। प्रिकॉशन क्या है कि किन किन मरीज़ों को आप ये बहुत एहतियात के साथ देंगे। तो कोई भी जो है एलर्जी के साथ है, मतलब PPI से एलर्जी है तो नहीं देंगे उसको। और अगर कोई पेशेंट है जो प्रेग्नेंट है, फीमेल है, ठीक है, तो उसको आप बहुत एहतियात के साथ देंगे। और ये जो काउंटर इंडिकेशंस होते हैं ये भी स्पेशली याद रखने वाली चीज़ है जो कि पता होनी चाहिए। फार्माकोडायनामिक्स में इसके साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट पे आके बात करते हैं। तो CNS पे इसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि आपको डिजीनेस फील होगी, मतलब चक्कर वगैरह आएंगे, हेडेक होगा,
एस्टीन या लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब आपको सुस्ती होगी, आप ऐसा आपको लग रहा हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ, थका हुआ। वर्टिगो मतलब ये होता है कि आपको चक्कर आने लग जाएंगे, इंसोम्निया होगा, नींद नहीं आएगी, ठीक है। एंड एपैथी, आपको जो है सुस्ती वगैरह होगी, या आपको वैसे ही ऐसा लगेगा कि यार मैं बीमार हो रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो वीकनेस फील हो रही है। अच्छा जी, GIT पे अगर आप आते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो वो डायरिया, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, ड्राई माउथ होगा, एंड टंग एट्रोफी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि टंग जो है वो ख़राब हो रही है और टंग के जो सेल्स है वो एट्रोफिक हो जाएंगे, उसके जो शेप है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट है जो कि मतलब ख़तरनाक इफ़ेक्ट साबित हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अगर आप आते हैं तो उसमें क्या होगा कि कफ होगा, स्टफ़ी नोज़ होगा, स्टफ़ी मतलब जो नाक बंद होता है ना वो होगा, हॉर्सीनेस होगा, हॉर्सीनेस मतलब चेंज इन वॉइस, आपका जो वॉइस होगा ना वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार चेंज हो रहा है, ठीक है, वॉइस में चेंज आएगा। एंड एपिक्स्टाइसिस का मतलब है कि ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़, ठीक है, नोज़ से जो है ब्लीडिंग होगी। तो ये सारे इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स है और ये भी याद होने चाहिए आपको। ऐसा MCQ आ सकता है कि वर्टिगो किस मेडिसिन का जो है एडवर्स इफ़ेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि वर्टिगो है क्या। इस तरीके के जो है MCQs आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, नर्सिंग एज ए नर्स आपने किन किन चीज़ों का जो है वो देखना है, गौर करना है। अगर आप PPI देते हैं किसी पेशेंट को तो आपको बताया जा रहा है एडमिनिस्टर द ड्रग बिफोर मील्स, खाने से पहले देना है, ठीक है। इंश्योर दैट द पेशेंट डज नॉट ओपन, च्यू और क्रश द ड्रग, ये चुन के एक ऐसे फॉर्म में आते हैं जिसको आप ओपन कर सकते हैं, कोई भी कैप्सूल है, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पेशेंट उस चीज़ को ओपन ना करे बल्कि डायरेक्ट वो खाएं, ठीक है, या फिर उसको दांतों से चबाएं ना, क्रश ना करें या च्यू ना करें, ठीक है। सेफ्टी मेजर FCNS डिसफंक्शन हैपन्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके एडवर्स इफेक्ट में आता है वर्टिगो और ये हेडेक और डिजीनेस वगैरह, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई भी एडवर्स इफेक्ट होता है आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ द ड्रग, ठीक है, तो आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। फिर आपने कोई भी जो है कोई मुतबादिल मेडिसिन देनी है ताकि वो इफेक्ट को कम कर सके। अरेंज फॉर अ मेडिकल फॉलो अप इफ सिम्टम आर नॉट रिजॉल्व आफ्टर 4 to 8 वीक्स ऑफ थेरेपी, अगर आप ये 4 से 8 हफ्तों से जो है ये मेडिसिन ले रहे हैं और जिस मसले के लिए आप ले रहे हैं वो फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा, जो साइन सिम्टम्स है वो ख़त्म नहीं हो रहे, तो फिर आप दोबारा फॉलो अप के लिए आपने डॉक्टर के पास जाए। प्रोवाइड हेल्थ टीचिंग एज टू ड्रग नेम, अच्छा इसके अलावा अपने पेशेंट को ड्रग का नेम, ये सारी चीज़ें बतानी है, डोज बताना है कि कितना आपने लेना है, कम ज़्यादा कितनी बार लेना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है। और सेफ्टी मेजर्स, मतलब अगर इसकी वजह से आपको कोई भी मसला होता है तो आपने अपने आप को कैसे सेफ्टी तक लेके जाना है, अपना ख्याल कैसे रखना है। इसके अलावा मोनीटर पेशेंट रिस्पॉन्स टू द ड्रग, द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग प्लान एंड द मेजर टू एम्प्लॉय, आपने ये भी बताना है कि ड्रग का आपको क्या क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, आपने ड्रग के साथ कैसे डील करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने उसको टीचिंग, मतलब जो भी ड्रग के हवाले से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बतानी है। और इसके जो मेन चीज़ है वो ये कि आपने ड्रग कितना लेना है, कितनी बार लेना है, दिन में कितनी दफ़ा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और डोज वगैरह आपने बताने हैं। इसके अलावा एवेलुएट फॉर इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ड्रग्स, हीलिंग ऑफ पेप्टिक अल्सर, मतलब आपने बताना है कि जिस फ़र्ज़ करो आप पेप्टिक अल्सर के लिए ले रहे हैं तो आपने ये देखना है कि आपका जो मसला है, जो पेप्टिक अल्सर है वो हील हो रहा है, जो मसला है वो हल हो रहा है या नहीं, उसको ये बताना है। या फिर आपने ख़ुद देखना है कि उसके जो सिम्टम्स थे, जो अल्सर के सिम्टम्स थे वो डिक्रीज़ हो रहे हैं ड्रग लेने के बाद या नहीं डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग इज़ म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट्स। तो म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट्स के नाम से पता चलता है हमारे GIT का जो लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम म्यूकोजा कहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं उस लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर उसमें कोई मसला है, कोई अल्सर है या कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से वो लेयर डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो उस लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट्स, ठीक है। जिसमें आपके पास जो है कुछ सबसे पहले आपको ड्रग के नाम भी बताए गए हैं, ठीक है, जिसमें सल्फ सक्रिल फैट आते हैं,
ठीक है, और ये आपके उसके नाम भी बताए गए हैं। नीचे बताया जा रहा है दिस इज़ गिवन टू प्रोटेक्ट द एरोडेड अल्सर साइट्स, मतलब आपके अगर जीआईटी में कोई अल्सर है, जहाँ पे कोई ज़ख़म है और उस जगह पे मतलब आपने ठीक करवाना है, कोई मेडिसिन यूज़ करने हैं, तो आपके लिए उसके लिए ये म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम फर्दर डैमेज बाई एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, कोई जगह है अल्सर हुआ है और आप नहीं चाहते कि वो फर्दर डैमेज हो, ठीक है, मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो और कुछ मतलब एसिडिटी की वजह से ख़राब हो या कुछ एंजाइम वहाँ पे आके अपना काम करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो जगह मज़ीद ख़राब हो सकती है, वो अल्सर जो है वो मतलब और ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट यूज़ करते हैं। इसका फार्माकोडायनामिक्स जो कि याद रखने वाली चीज़ है, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से हर ड्रग का आपको कम से कम फार्माकोडायनामिक्स याद होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है कि एक्शन ऑफ ड्रग मतलब किस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। सक्रिल फैट जो है इट फॉर्म्स इन अल्सर एडहेरेंट कम्प्लेक्स एट ड्यूडिनल अल्सर साइट्स। एडहेरेंट का मतलब होता है किसी जगह से चिपक जाना, ठीक है। तो ये जो सक्रिल फैट है ये जाके उसी अल्सर वाले साइड पे जो है वो चिपक जाते हैं। स्पेशली जो ड्यूडिनल अल्सर है, मतलब हमारा जो ड्यूडिनम है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पोर्शन है, ठीक है, उसको हम ड्यूडिनम कहते हैं। तो वहाँ पे जाके ये ड्रग जो है एडहेर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, प्रोटेक्टिंग द साइट्स अगेंस्ट एसिड, पेप्सिन एंड बाइल। अच्छा, जो मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस रिलीज़ होते हैं, पेप्सिन है, बाइल है, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर वगैरह से, ठीक है, तो उनसे बचाते हैं उसी जगह को जहाँ पे अल्सर है, ठीक है, स्पेशली ड्यूडिनल। और गैस्ट्रिक एसिड जो मतलब स्टमक से जो एसिड वगैरह आते हैं, ठीक है, उसी एसिड के रिएक्शन से उस अल्सर वाले साइड को बचाते हैं, ठीक है। और फार्माकोडायनामिक्स ये है, इसका एक्शन ऑफ ड्रग ये है कि ये ड्रग वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। दिस एक्शन प्रिवेंट्स फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इन द एरिया एंड प्रमोट्स हीलिंग। ये क्या करते हैं कि वहाँ पे प्रोटीन को और ब्रेक नहीं होने देते और हीलिंग को प्रमोट करते हैं, मतलब वहाँ पे जो ज़ख़म भरते हैं, ठीक है, तो ज़ख़म भरने की कोशिश करते हैं। क्लिनिकल यूज़ पे अगर आप आते हैं तो मतलब किन किन चीज़ों में या किन किन सिचुएशंस में आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये आप इस्तेमाल करते हो शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ ड्यूडिनल अल्सर। अगर किसी बंदे को मतलब ड्यूडिनल अल्सर है तो आप उसको शॉर्ट टर्म भी दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी दे सकते हैं, मतलब थोड़े टाइम के लिए भी दे सकते हैं, और अगर आप उससे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी ये दे सकते हैं, ठीक है। NSAIDs इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस, NSAIDs जो है ये नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, हम ज़्यादातर पेन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर वो आपने ज़्यादा ले लिए हैं, ठीक है, और उसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस हुआ है, मतलब स्टमक इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है, मतलब और किसी ड्रग की वजह से, तो उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए आप ये म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम आपको ऊपर दिया हुआ है सक्रिल फैट। प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस अल्सर, या आपको स्ट्रेस अल्सर हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ट्रीटमेंट ऑफ ओरल एजोफेजियल अल्सर्स, ओरल में कोई जो है मुंह में आपका कोई अल्सर है, एजोफेगस में कोई अल्सर है, ड्यू टू रेडिएशंस, मतलब किसी भी रेडिएशन रेस के ज़रिए से, या कोई आपने बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले लिए, ठीक है, उसकी ज़रिए से या उसकी वजह से आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब ज़ख़म हुए आपके मुंह में, आपके एज़ोफेगस में, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा प्रिकॉशंस ऑन द यूज़ ऑफ सक्रिल फैट, किन किन हालात में या किन किन सिचुएशंस में आपने ज़्यादा नहीं यूज़ करना। दिस एजेंट शुड नॉट बी यूज्ड बी गिवन टू एनी पर्सन नोन टू एलर्जी, वही बात है कि किसी बंदे को इससे एलर्जी है तो नहीं देना है, ठीक है। एंड दोज पेशेंट विद रीनल फेलियर डायलिसिस बिकॉज ऑफ बिल्डअप ऑफ एल्यूमिनियम में आकर, अच्छा, किसी बंदे को जो है किडनी का प्रॉब्लम है, वो डायलिसिस पे है या वो वैसे ही किडनी फेलियर में है, ठीक है, तो उसको भी नहीं देना है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम होता है और एल्यूमिनियम उसके बॉडी में या उसके किडनी में जाके जो बिल्डअप हो सकता है, ठीक है, जमा हो सकता है। तो आपने उस मतलब इस तरह के पेशेंट्स को ये नहीं देना है।
कोई भी पेशेंट एलर्जिक हो इस ड्रग से, या कोई भी पेशेंट जो कि डायलिसिस पर हो, या कोई भी पेशेंट जो कि रिनल मसलों के साथ हो, रिनल फेलियर में हो, ठीक है, या किडनी का कोई और मसला हो, तो उसको आपने ये सक्रिल फैट ड्रग नहीं देना है। अच्छा जी, साइड इफ़ेक्ट्स पे अगर आप आते हैं या एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले GIT पे इसका साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट ये होता है कि आपको कंस्टिपेशन हो सकती है, इसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है, नोज़िया, वोमिटिंग वगैरह, ठीक है। इनडाइजेशन मतलब आप जो खाना खाएंगे वो सही से हज़म नहीं होगा, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होगा, मतलब आपको अच्छा नहीं फील होगा, आपको जो है कभी उल्टी आएंगी, कभी जो है आपको नोज़िया वोमिटिंग वगैरह होगी, कभी आपको जो है एसिडिटी फील होगी, ठीक है, माउथ ड्राई होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है GIT में आपके ये डिसऑर्डर्स या ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू द म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट। CNS पे अगर आप आते हैं तो CNS में वही बात है कि आपको जो है चक्कर वगैरह आएंगे, डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड वर्टिगो, सारे एक ही जो है एक ही तरह के टर्म्स है। और आप कह सकते हो कि वर्टिगो में क्या होता है कि आपको आगे पीछे ऐसा लगेगा कि ये जो मेरे इर्द गिर्द चीज़ें हैं ये घूम रही हैं, ठीक है। डिजीनेस में आपको चक्कर वगैरह आएंगे, ठीक है। ड्राउजीनेस में भी आपको वही मतलब ऐसा फील होगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या मैं कहीं घूम रहा हूँ, ठीक है। तो वही एक जैसी चीज़ें हैं मतलब सारी। और आपको जो है रेशेस मतलब जो ख़राश वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो हो सकते हैं। और इसके अलावा बैक पेन हो सकता है, मतलब कमर में दर्द हो सकता है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन पे अगर आप आते हैं, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का मतलब कि दो ड्रग अगर आप एक साथ देते हो तो क्या होगा, ठीक है। इसके साथ अगर आप कोई और ड्रग देते हो तो क्या होगा। इफ़ यूज्ड विद एल्यूमिनियम साल्ट्स, एल्यूमिनियम साल्ट हमने उसमें पढ़ा था H2 ब्लॉकर्स में, ठीक है। H2 ब्लॉकर में हमने पढ़ा था अगर आप ये H2 ब्लॉकर के साथ देते हो म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट, H2 ब्लॉकर और म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट अगर आप एक साथ देते हो तो क्या होगा, हाई रिस्क ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड टॉक्सिसिटी। तो उसमें भी एल्यूमिनियम होता है क्योंकि एल्यूमिनियम साल्ट्स है, ठीक है, और इसमें भी कुछ ना कुछ होता है। तो जब आप ये एक साथ देते हो, एल्यूमिनियम के बिल्डअप होने का, एल्यूमिनियम के जमा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो जब वो एक एल्यूमिनियम ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, बिल्डअप हो जाएगा, तो क्या होगा कि टॉक्सिसिटी की तरफ बॉडी जा सकती है और बॉडी का एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है। तो सिंपल ये कि आप ये H2 ब्लॉकर्स के साथ नहीं दे सकते, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम वाले जो जितने भी ड्रग्स हैं, ठीक है, उसके साथ आप ये नहीं दे सकते, मतलब एक साथ आप ये दोनों ड्रग्स नहीं दे सकते, ठीक है। यूज्ड विद नाइटिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड फिनिसिलामाइन्स डिक्रीज लेवल ऑफ दीज ड्रग्स व्हेन टेकन विद सक्रिल फैट। अगर आप इन ड्रग्स के साथ लेते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि सक्रिल फैट का जो इफ़ेक्ट है, ठीक है, जो लेवल है वो क्या करते हैं कि मतलब वो कम कर देते हैं, तो फिर वो उस तरीके से अपना काम नहीं करेगा। नर्सिंग कंसिड्रेशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, तो ये क्या है कि एडमिनिस्टर ड्रग ऑन इन एम्प्टी स्टमक, आपने खाली पेट देना है मरीज़ को, मतलब खाने से पहले देना है, 1 आवर बिफोर मील और 2 आवर आफ्टर मील एंड बेड टाइम। खाने से 1 घंटा पहले देना है या खाना खाने के 2 घंटे बाद देने, ताकि उसका मैदा जो है वो अच्छे से खाली हो जाए। मॉनिटर फॉर साइड इफ़ेक्ट लाइक कंस्टिपेशन एंड GI अपसेट। अगर उसको कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है जैसे कि कंस्टिपेशन हो रहा है या कोई और मसला डायरिया वगैरह हो रहा है, तो उसको आपने देखना है और ठीक करने की कोशिश करनी है। इनकरेज इनटेक ऑफ हाई फाइबर फूड्स एंड इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। आपने उसको ये बताना है कि आप जब भी खाना खाते हो तो हाई फाइबर डाइट आप खाओ, मतलब ऐसी चीज़ें खाओ जिसमें फ़ाइबर हो, ठीक है, जो ज़्यादा सख्त ना हो, जो हज़म होने में आसान हो, ठीक है, जैसे कि हम सलाद वगैरह खाते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो कि सॉफ्ट हो, ठीक है। फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करना है, मतलब जूस वगैरह पिलाने हैं, दूध पिलाना है, पानी ज़्यादा पिलाना है, फ्लूइड इंटेक आपने ज़्यादा करवाना है। एडमिनिस्टर एंटासिड्स बिटवीन डोजेज ऑफ सक्रिल फैट, नॉट ऑफ सक्रिल फैट डोज। अगर आप इसके साथ साथ एंटासिड भी चलाते हो तो ख्याल इस बात का रहे कि एंटासिड या तो आपने 30 मिनट पहले देना है या इससे 30 मिनट बाद देना है, एक साथ नहीं देना है। कभी भी आप 2 ड्रग्स को एक साथ नहीं देंगे। एंटासिड जो है वो इससे आपने आधा घंटा पहले देना है या आधा घंटे बाद देना है, ठीक है। प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स CNS इफेक्ट। अगर CNS पे कोई मसला होता है, जैसे कोई चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं, कोई ड्राउजीनेस, वर्टिगो वगैरह आता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि पेशेंट को
कंफर्ट देना है, उसको आराम देना है, आराम से बिठाना है, लिटाना है, ठीक है, उसको सही करना है। प्रोवाइड हेल्थ टीचिंग एज टू ड्रग नेम, वही बात है कि आपने ड्रग के हवाले से बताना है कि डोज कितना लेना है, कितनी बार लेना है, सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताना है, और अगर कोई मसला आता है ड्रग की वजह से, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आता है तो आपने क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखना है कि जिस चीज़ के लिए आपने ये ड्रग दी थी वो मसला ख़त्म हुआ या नहीं, ठीक है। जैसे अल्सर के लिए आप देते हो तो आप देखोगे कि अल्सर हील हुआ या अल्सर का जो मसला था वो ख़त्म हुआ या नहीं, ठीक है। और कोई दूसरा इसकी वजह से तो कोई दूसरा मसला नहीं पैदा हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग इज प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग, ये भी इस तरह का काम करते हैं और ये स्पेशली हम म्यूकोजल लेयर को, जैसे हमने पहले पढ़े, ठीक है, म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट्स, ये भी हम म्यूकोजल लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, एनालॉग्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि द एजेंट एज अ सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडीन E1 एनालॉग। E1 एनालॉग का मतलब ये है कि इसको हम खुद बनाते हैं, ठीक है, सिंथेटिक है, खुद बनाते हैं, और एक ऐसी चीज़ है जैसे कि कोई माइक्रोब वगैरह आता है ना, तो उसकी हम कॉपी बनाते हैं, ठीक है, ताकि बॉडी उस पर अमल करे, उस पर रिएक्ट करे। लेकिन ये ऐसी कॉपी होती है जिसमें मतलब बॉडी को कोई नुकसान नहीं देता ये, ठीक है। तो इसलिए हम प्रोस्टाग्लैंडीन की जो है एनालॉग बनाते हैं और वो बॉडी को देते हैं, किस लिए, ताकि म्यूकोज़ा जो लेयर है, जो लाइनिंग है स्टमक का, ठीक है, वो बरकरार रहे और वो प्रोटेक्ट हो सके। ये आपको जो है मीज़ोप्रोस्टोल का बताया गया है। मीज़ोप्रोस्टोल इसका एक ड्रग है जो कि हम यूज़ करते हैं एज अ प्रोस्टाग्लैंडीन E1 एनालॉग, ठीक है। इसका जो है काम किस तरह है, प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन टू सम डिग्री। इसका काम क्या है कि ये जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है, जो एसिड सिक्रीशन होती है स्टमक में, ठीक है, ये उसको किसी न किसी हद तक रोकती है। और क्या करते हैं कि जाके जो एसिड सिक्रीट होता है तो एसिडिटी को कम करने में काम करता है। इट इंक्रीजेज म्यूकस प्रोडक्शन इन द स्टमक लाइनिंग, और क्या करते हैं कि स्टमक में जो है म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से मतलब जो म्यूकोजल लाइनिंग है, ठीक है, वो प्रोटेक्ट रहता है, एसिड जाके उस पर असर नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के म्यूकस रिलीज़ करते हैं और जो म्यूकोजल लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ गैस्ट्रिक एसिड की जो सिक्रीशन है उसको भी किसी न किसी डिग्री तक या किसी न किसी हद तक ये कम करता है। मीज़ोप्रोस्टोल जो है आप किस किस सिचुएशन में यूज़ करते हो, तो वही बात है कि इंसेट की वजह से अगर आपको कोई अल्सर हुआ है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर ड्यूडेनल अल्सर अनरिस्पॉन्सिव टू H2 एंटागोनिस्ट, अगर आपके ड्यूडेनम में कोई अल्सर है, ठीक है, और उसके लिए उस अल्सर को ठीक करने के लिए आपने H2 ब्लॉकर जो हमने पहले पढ़े, या एंटागोनिस्ट जो है H2 एंटागोनिस्ट, अगर वो आपने ले लिए और उससे भी आपका अल्सर ठीक नहीं हुआ, ठीक है, मतलब आपको अल्सर हुआ है, आपने उसके लिए H2 ब्लॉकर, H2 एंटागोनिस्ट जो है वो ले लिए, ठीक है, वो ड्रग्स यूज़ कर लिए, उसके इस्तेमाल से भी आपका अल्सर ठीक नहीं हुआ, तो फिर हम प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग पे आते हैं। फिर उसके बाद आप ये वाले ड्रग्स यूज़ कर सकते। प्रिकॉशंस पे आते हैं, तो प्रिकॉशंस वही बात है कि कब कब आपने नहीं देना है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग जो है, दिस ड्रग इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आप कभी भी ये नहीं देंगे, क्यों, बिकॉज इट इज़ इन एबॉर्टिफिशेंट। एबॉर्टिफिशेंट का मतलब ये होता है कि ये बच्चे की एबॉर्शन करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप ये किसी प्रेग्नेंट वुमेन को देंगे तो इस बात का ख़तरा है उसमें कि उसका जो बच्चा है जो पैदा होगा आगे जाके वो ज़ाया हो सकता है, ठीक है। मतलब उस बच्चे की जो है एबॉर्शन हो सकती है और वो बच्चा ख़राब हो सकता है, ज़ाया हो सकता है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को आपने किसी भी तरह के प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग्स नहीं देने, ठीक है। जब भी आप ड्रग यूज़ करते हो, देते हो, तो उसके नीचे आपको फार्मूले में लिखा होगा प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग, तो अगर उसमें लिखा हुआ है तो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना है, ठीक है। वुमेन शुड बी एडवाइज्ड टू हैव अ नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट विद इन 2 weeks
ऑफ बिगिनिंग थेरेपी। अगर किसी फीमेल को प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग की ज़रूरत है, वो इस थेरेपी को या इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने जा रही है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले उसने ये बात कंफर्म करवानी है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है, ठीक है। एंड शुड बिगिन द ड्रग ऑन द सेकंड और थर्ड डे ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जब भी उसका आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आया उसका, तो फिर उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दूसरे या तीसरे दिन उसने ये ड्रग्स जो है वो यूज़ करने। तो मतलब ये कि जब भी वुमेन, कोई भी फीमेल है, ठीक है, वो ये ट्रीटमेंट लेने जा रही है, तो उससे पहले ये बात कंफर्म करनी है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। और जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दूसरे या तीसरे दिन उसने ये ड्रग्स यूज़ करनी है, ठीक है। शुड बी इंस्ट्रक्टेड इन द यूज़ ऑफ कंट्रासेप्टिक्स ड्यूरिंग थेरेपी। और उसने जो है उसको आपने ये बात भी बतानी है फीमेल को, कंट्रासेप्टिव हम कहते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स, ठीक है, मतलब जो प्रेगनेंसी नहीं होने देती उसको हम कंट्रासेप्टिव्स कहते हैं। तो उसको आपने ये भी बताना है कि जब आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हो और अगर आप मतलब मैरिड है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आपने कंट्रासेप्टिव्स भी यूज़ करने हैं, क्योंकि अगर आप जो है कंट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करेंगे और उस टाइम आप प्रोस्टाग्लैंडिन ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं और आप अगर प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, तो आपका जो प्रेगनेंसी है या आपका जो बच्चा है वो ज़ाया होगा। इसके अलावा ड्रग रिएक्शन या फिर हम जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह कहते हैं, क्या हो सकता है, जीआईटी में नोज़िया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, फ्लैचुलेंस मतलब एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस, ठीक है, जो गैसेस वगैरह खारिज होते हैं, वॉमिटिंग, ठीक है, डिस्पेप्सिया हो सकता है। डिस्पेप्सिया इज़ अनदर वर्ड फॉर इनडाइजेशन, ठीक है, मतलब इनडाइजेशन होगी उसकी, जो है जो भी आप खाना खाएंगे वो हज़म सही से नहीं होगा, डिस्पेप्सिया। ये न्यू टर्म्स आते हैं तो ये याद रखने चाहिए। अच्छा जी, जीयू इफेक्ट क्या हो सकता है कि मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है, मतलब एबॉर्शन वगैरह हो सकता है, बहुत ज़्यादा यूट्राइन में जो है बहुत ज़्यादा वो मरोड़ वगैरह आएंगे, क्रैम्पिंग होंगी, ब्लीडिंग हो सकती, मतलब यूट्राइन की जो मूवमेंट्स है ना, आपका जो यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अगर कोई फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसका यूट्रस बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगा, बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग उसमें आएंगे, तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर जो बच्चा है वो ख़राब होगा ना, क्योंकि मूवमेंट्स इतने ज़्यादा हो रहे, तो वो बच्चा जो है वो मतलब मिसकैरेज हो सकता है, वो बच्चा ज़ाया हो सकता है। स्पॉटिंग, हाइपरमेनोरिया, ब्लीडिंग वगैरह हो, मेनोरिया कहते हैं हम मेंसेस को, कि मेंसेस ड्यूरिंग मेंसेस बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ सकती है और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, के जब भी आप देते हो किसी भी मरीज़ को, तो आप एज ए नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, नर्सिंग कंसिड्रेशन क्या है। एडमिनिस्टर टू पेशेंट एट द रिस्क ऑफ इंसर्ट्स इंड्यूस्ड अल्सर, वही बात है कि अगर किसी पेशेंट को इंसर्ट की वजह से कोई अल्सर हुआ है, या फिर अगर वो इंसर्ट थेरेपी ले रहा है और उसकी वजह से वो ट्रीट नहीं हो रहा, उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के और मसले पैदा हो रहे हैं, अल्सर्स वगैरह हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपने ये देना है, ठीक है। एडमिनिस्टर 4 टाइम्स डेली विद मील्स एंड एट बेड टाइम, दिन में 4 दफ़ा देना है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो भी ड्रग्स वगैरह होंगे खाने के साथ देने हैं, या हम कहते हैं कि खाने के बाद जो कि बंदा अच्छा खासा जो है फुल हो, उसने खाना खाया हो, ठीक है, फिर आप देते हो ये दिन में 4 टाइम, ठीक है। 10 प्रेगनेंसी टेस्ट विद इन 2 वीक्स ऑफ बिगिनिंग थेरेपी, begin the therapy on second or third day of menstrual period. Provide patient with both written and oral information regarding associated risk of pregnancy. मतलब जब भी आप किसी भी पेशेंट को ये देने जा रहे हो, तो उसको आपने रिटन में भी देना है और इस तरह मुंह से भी बोलना है कि इसके ये ख़तरात, ये रिस्क्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर फीमेल प्रेग्नेंट है और उसका जो है मिसकैरेज हो गया, तो फिर वो आपके ऊपर इल्ज़ाम डालेंगे कि आपकी वजह से हुआ है। तो उससे पहले कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम आए या आपको कोई मसला बने, तो आपने उसको रिटन भी देना है, ठीक है, और मुंह से भी बताना है कि ये रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड हेल्थ टीचिंग एज टू ड्रग, वही बात कि ड्रग डोज के बारे में बताना है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है, सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताना है, कब कब देना है, कब कब लेना है, वही बात है जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्लास इज़ लैक्सेटिव्स, जो कि हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे, और
अभी तक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब 30 मिनट से ऊपर जा चुकी है, ठीक है। तो यहाँ तक ये स्टॉप करते हैं। इन द नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट लैक्सेटिव्स, और उसी में हम इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट करेंगे। एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स और लैक्सेटिव जो है वो रहते हैं, एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।